स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्व और अगर टाइम मिलता है तो बात करेंगे अक्रिय गैसें। ठीक है, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा आज का क्लास होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री, हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, और इसके बाद आज ही हम लोग पढ़ेंगे, अगर हो सका तो फिजिक्स पढ़ाएंगे, वरना आज फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाएगी। और इसके बाद हो सका तो आज ही हम लोग पढ़ेंगे अक्रिय गैसें भी, और हो सका तो आज ही एफ ब्लॉक के तत्व भी लपेट देंगे। लेकिन बहुत कुछ इसमें समझना पड़ेगा, बहुत कायदे से हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस साल नया एडमिशन लिया है। और जिनने नया एडमिशन लिया है, हमें कतई भरोसा नहीं कि 11वें क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा होगा, क्या नहीं पढ़ा होगा। उन्हें आप बाऊ का नियम आता है, नहीं आता है, विन्यास बनाना आता है, नहीं आता है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो उन सारी बातों को भी पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग लिखवाएंगे आपको डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे भैया डी ब्लॉक है क्या। पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि डी ब्लॉक क्या है। तो जरा सुनिए, दुनिया में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। पूरा नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। उन्होंने कहा दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या मतलब? जैसे ये बोर्ड है, ये टी शर्ट है, ये चश्मा है, ये टीवी है, या कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, और परमाणु जो है वो दो भागों से बना होता है। जरा सुनिए, परमाणु दो भागों से बना होता है। एक भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक, एक भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। जरा सुनते रहिए, सब आपने 11वें में पढ़ा है। जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं। लिखते हैं के, एल, एम और एन से। फिर से बता देते हैं, भैया बताओ परमाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो। परमाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो। परमाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो। एक भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक, एक भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक, जबकि दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोश। क्या कहते हैं? कोश। लिखते हैं के, एल, एम, एन, के, एल, एम, एन, के, एल, एम, एन, के, एल, एम, एन, के, एल, एम, एन। ठीक, ये थी पुरानी वाली इंतजाम। अब नया समझो। जब श्रोडिंगर आए, हमने पिछली साल आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ा तो अभी इसलिए समझा रहे हैं। जब श्रोडिंगर भाई साहब आए तो उन्होंने कहा कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग परमाणु का नाभिक कहलाता है, जबकि दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। जरा समझिए, इसमें हम कह रहे थे चक्कर लगाते हैं, श्रोडिंगर ने क्या कहा? संभावना होती है। दोनों में फर्क है। मान लिया आपसे आपकी मम्मी ने पूछा कहां जा रहे हो, तुमने कहा भैया टेस्ट देने जा रहे हैं। क्या पता तुम यहाँ आए टेस्ट देने नहीं आए, मतलब घूमते रहे पार्क में जाके घर पे चले गए, तो मम्मी तुम्हारी क्या कहेंगे? अगर तुम पढ़ने में अच्छे होगे तो श्योर होंगी, वो कहेंगी कि भैया हमारा जो लड़का है वो टेस्ट देने गया। लेकिन अगर मान लिया घुमक्कड़ टाइप के आदमी, तो क्या कहेंगे? संभावना है कि टेस्ट देने गया होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ गए? जैसे अगर कोई भी अनसर्टेन बोलते हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है लॉकडाउन खुल गया अब 1 तारीख से, तो जल्दी सारी छूटें मिल जाएंगी, कोरोना चला जाएगा, केस बहुत कम हो गए हैं। लेकिन निश्चित है क्या? नहीं, अनसर्टेन है। हो भी सकता है और हो सकता है फिर से, क्योंकि अब आदमी बौराएगा, उसके ऊपर जवानी सवार होगी, फिर दौड़ेगा, भागेगा इधर उधर, और कुल मिला के फिर क्या होगा? फिर बहुत ज्यादा केस। हम ये नहीं कह रहे कि आदमी घर के बाहर मत निकले, लेकिन सावधानी के साथ। सावधानी, जैसे कल हम उधर हम लोग गए थे कैंट की साइड, थोड़ा फोटोकॉपी कचहरी साइड होनी थी, तो उधर से हम गए भैया निकल के, इतनी भीड़, कोई मास्क तक नहीं लगाया, वो लोग पार्कों में अंधाधुंध दौड़ रहे, भाग रहे, कूद रहे। तो हमने यही सोचा बताओ अभी तो लॉकडाउन खुला नहीं है, तो ये पोजीशन है, और जब खुल जाएगा तो आदमी कितना गदर काटेगा। समझिए, तो सीधी सी बात यही है, अब आदमी क्या करेगा? बौराएगा, मास्क लगाएगा नहीं, अंट संट तरीके से घूमेगा, और फिर अगर केसेस बढ़ते हैं तो समस्याएं फिर बढ़ जाएंगी। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? दो बातें हम आपसे कह रहे हैं। पुराने जमाने में क्या कहा गया? एक भाग परमाणु का नाभिक कहलाता है, जबकि दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये किसने कही थी? पुराने जमाने में। नए जमाने में क्या कहा गया? दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग परमाणु का नाभिक कहलाता है, जबकि दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। भैया ये संभावना होती है, इन लोगों को कहते थे कोश। क्या कहते थे? कोश। और इन्हें कहेंगे उपकोश। जरा समझिए मेरे भाई,
जिनमें चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोश। जिनमें संभावना होती है उन्हें क्या कहते हैं? उपकोश। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। और उपकोशों कोशों को लिखते हैं KLMN, KLMN, KLMN। K में इलेक्ट्रॉन 2, L में 8, M में 18, N में 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32। और उपकोश में SPDF, SPDF, SPDF। S में इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10 और F में 14। ठीक है भाई, तो ये आपको पुराने वाले को तो भूल जाओ, नए वाले पे आओ जिसका हम लोगों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ना है डी ब्लॉक के तत्व। जरा समझिए क्या कह रहे हैं हम, बताइए। परमाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2। परमाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2। एक कहलाता है परमाणु का नाभिक, एक कहलाता है परमाणु का नाभिक, एक कहलाता है परमाणु का नाभिक। दूसरा, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और जिसमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं कोश। लेकिन जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है उसे कहते हैं उपकोश। काहे से लिखते हैं? SPDF। S में कितने? 2, P में कितने? 6, D में कितने? 10, F में कितने? 14। इतने इतने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब सुनिए कुछ और बातें, जैसे बहुत ही ध्यान से समझिए। मान लिया किसी ने कहा बताओ एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो मेरे भाई एक डायलॉग याद रखना, जो जिसमें जाएगा वो उसी का हो जाएगा। बोले ये कैसा डायलॉग है? समझिए, जो जिसमें जाएगा वो उसी का हो जाएगा। क्या मतलब? बे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस तरीके से आप अगर एफ में जाता तो एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें जाएगा उसी का हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा एस ब्लॉक में तो किसका कहलाएगा? एस ब्लॉक का। पी में जा रहा तो पी ब्लॉक का, डी में जा रहा तो डी ब्लॉक का, एफ में जा रहा तो एफ ब्लॉक का। जिसमें जाएगा उसी का हो जाएगा, ये बात है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। हम आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। यहां पे लिखा हुआ डी ब्लॉक के तत्व, तो क्या कहेंगे? बे तत्व। मेरे साथ में बोलो, बे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है। बे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर भैया आवर्त सारणी अगर आपको नहीं पता तो बताते हैं आवर्त सारणी क्या होती है। अब जो आवर्त सारणी क्या होती है भाई ये भी बताना पड़ेगा। तो सुनिए आवर्त सारणी क्या होती है भैया। जैसे आप इतने सारे बच्चे हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 50 60 70 80, तो इतने सारे लोगों का हमें ना तो नाम याद रहेगा, तो हम क्या करेंगे? एक रजिस्टर बनाएंगे, उसमें सबको मान लिया रोल नंबर दे दिया, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये हैं, 3 नंबर ये हैं। उसी तरीके से टोटल 118 तत्व भी हैं। अब ये तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोना, चांदी, जो भी कुछ आपको दिखाई देता है वो सब कुछ एक एक किसी न किसी को नंबर दे दिया गया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, जो भी है सब कुछ। ठीक है, तो कुल मिला के हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि मान लिया डी ब्लॉक का तत्व पूछा उन्होंने, तो क्या कहोगे कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। ठीक है भाई। फिर उन्होंने कहा भैया कैसे कहलाएंगे? तो क्या करोगे? आप बनाओगे, विन्यास बनाओगे। विन्यास कैसे बनेगा? मान लिया 1s2, हमें आपको बता रहे थे तत्व के बारे में, 1s2, 2s2, 2p6। पिछली साल आपने अफबाऊ का नियम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा अभी हम शॉर्ट में आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अब क्या होगा, जो आवर्त सारणी है टोटल 118 नंबर दिए गए सबको। 1 नंबर हाइड्रोजन को दिया गया, 2 नंबर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सबको कुछ ना कुछ नंबर दे दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जब सबको कुछ ना कुछ नंबर मिल गया तो फिर बना दी गई एक टेबल जो कहलाई पीरियोडिक टेबल, हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या थी जरा देखिए, इधर वाला हो गया एस ब्लॉक, इधर वाला हो गया पी ब्लॉक, एस और पी के बीच में हो गया डी ब्लॉक और नीचे आया एफ ब्लॉक। बताओ भैया क्या क्या बोलो? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। यानी इधर कौन होता है? एस, उधर कौन होता है? पी, बीच में कौन होता है? डी, और नीचे कोने में कौन होता है? एफ। ये सब कुछ हमने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया है 11वीं क्लास में, लेकिन फिर यहाँ क्यों बताना पड़ रहा है?
क्योंकि इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा। जो नए एडमिशन वाले हैं, हालांकि कुछ पुराने वाले भी हैं, वो भी बौरे होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये क्या होता, खा गए होंगे आधा। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। तो टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक। जैसे अपना शाहजहांपुर 4 ब्लॉक में बटा हुआ, वैसे ही पीरियोडिक टेबल को भी 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन बोलो? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, मुंडी ला लगे, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? डी वाला पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलोगे बताओ? बे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में इन्हें एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। आवर्त सारणी में इन्हें एस और पी ब्लॉक के बीच रखा गया है। ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपको लिखना है कि बताओ डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में इन्हें रखा गया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या? चलिए थोड़ा सा लिखते हैं पहले, उसके बाद इसे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हेडिंग डालिए आवर्त सारणी में स्थान। हेडिंग डालिए आवर्त सारणी में स्थान। आवर्त सारणी में स्थान। आवर्त सारणी में स्थान। आवर्त सारणी में स्थान। बहुत सरल लिखिए। देखिए आवर्त सारणी, आवर्त जो हमने बताया बस वही लिखवाते हैं, अंडरस्टैंडबाजी कुछ नहीं। देखिए आवर्त सारणी के जिन तत्वों में, आवर्त सारणी के जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, 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 आवर्त सारणी के जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, 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 डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लिखिए आवर्त सारणी में, अभी बताया आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। तो लिखिए आवर्त सारणी में इन्हें, आवर्त सारणी में इन्हें एस ब्लॉक, ऐसे करके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, आवर्त सारणी में इन्हें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच रखा गया है। अभी बताया टोटल ब्लॉक कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। फिलहाल तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की दोबारा से, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको ये नहीं पता तो थोड़ी सी शर्म की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एसपीडीएफ 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 के अलावा आप बाऊ का नियम, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। लेकिन फिर भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पुरानी चीज़ें पता हों, क्योंकि एक्चुअल में पढ़ाई करने वाला व्यक्ति वो नहीं होता है। जैसे आज चैनल पे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो चैनल पे एक वीडियो आएगी शाम को, जिसमें हमने बताया है कि कैसे 1 साल पढ़ने के बाद भी लोगों के 33% आते हैं, और कैसे सिर्फ 1 महीने पढ़ के भी लोग 90% ले। हम खुद यही करते हैं। एमए के पेपर होते हैं मेरे, 15 दिन पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, आखिरी में आराम से 75% आ गई, 72% आ गई। जो अभी मेरा ताज़ा एमए हुआ उसमें 72% है, उससे पिछले वाले में 66, आराम से बेहतरीन। लोग कहते हैं एमए में नंबर नहीं आता, तो किस तरीके से आप कम पढ़ाई करके भी अच्छे नंबर ला सकते हो। और कहीं सोचो पर जो लोग, अब जैसे हमारे टाइप लोग अगर 1 महीने पढ़ के 72 आ गई, पूरे साल और मेहनत कर देते तो और अच्छे नंबर आ सकते थे। वही एक्सपीरियंस शेयर किया हमने, शाम को देखिएगा। खैर शाम को क्या, शायद कुछ लोग देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो जाके देखना। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच रखा गया है। आवर्त सारणी में इन्हें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच रखा
गया है। लिखो इनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण का मतलब यही है, संक्रमण मतलब बीमारी होती है, किसी में एक बाहर होएगा, किसी में दो बाहर होंगे, कोई निश्चित है ही नहीं, कहीं एक आ रहा है कहीं दो आ रहा है, इस वजह से संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो अब ये आपने लिख लिया इनके बारे में। हेडिंग डालिए सामान्य लक्षण। हेडिंग सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण। ये वीडियो आप जिस चैनल पर देख रहे हैं इसका नाम है सब में एक टीचर है। ठीक है, और ये भी अपना ही चैनल है। बहुत सारे लोग कह रहे थे जो आपने वीडियोस हमसे बनवाई वो आपने किस चैनल पर डाली, हमें तो मिली नहीं, तो वो इसी चैनल पे पड़ी हुई है जो चैनल आप जिस पे ये वीडियो आपको मिल रही है। ठीक है, और जितने भी टेस्ट होंगे समझिए ज़रा, क्योंकि जो हमारा जो मेन चैनल है अपना न्यू ट्रू टेम्पल एजुकेशन, उस पर तो टेस्ट की जानकारी नहीं देंगे आगे, क्योंकि कंटेंट बिल्कुल कायदे का आ रहा है। उस पर जो चीज़ें इन्फॉर्मेशनल है वो आती हैं। ठीक, म्यूजिक वाले पे नाचने वाली चीज़ें पढ़ती हैं, नाचने गाने, बी डिकेडियन पे पढ़ाई वाली चीज़ें पढ़ती हैं। तो जो आपका रिजल्ट आएगा टेस्ट का या जो भी जानकारी होगी वो भी इसी चैनल पे मिलेगी। सब में एक टीचर है पे। ठीक है, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वरना जब रिजल्ट आएगा तो बता ही दिया जाएगा, मेरे स्टेटस से आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट आपका इंटर वालों का 4 तारीख को फाइनल कर दिया है। इंटर वालों का टेस्ट 4 तारीख को है। ठीक है, क्या आएगा ये समझ लो। फिजिक्स में जितना हो गया, जितने का मतलब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पता नहीं कब, लेकिन ये पहुंचेगी आपके पास 2 तारीख को। ठीक, 2 तारीख को ये वीडियो आपके पास पहुंची, यानी 3 तारीख को एक वीडियो तुम्हारे पास और पहुंच जाएगी। इसके बाद फिर तुम 4 को टेस्ट देने आओगे। ठीक है, तो जब 3 तारीख को आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी तो 3 तारीख तक समझ लीजिए, 3 तारीख तक जितना लिख गया होगा वो सब आएगा। 3 तारीख तक जितना लिख गया होगा वो सब आएगा। तो कुल मिला के आराम से तैयार हो जाइए। जिन लोग कुछ बौरे होंगे, जिन्होंने देखी नहीं होगी, 2-2 4-4 वीडियो छोड़ के रखी होंगी, इसी कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ा क्लास नहीं आया उसका क्या हुआ। मेरे भाई 2-3 लोगों का फ़ोन आया, बोले भैया मेरी पीछे की 4-5 छूट गई हैं, नेट की बहुत समस्या है। इस वजह से फिर हमने चलो भाई जो सोच थी वही रखो, क्योंकि हम तो बना देंगे 3 घंटे की, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तुम्हारी का मतलब जो अच्छे लोग हैं जिनके घर में मान लिया इंटरनेट अच्छा है, 1.5 GB 2 GB मिल जाता है, वो देख लेंगे। और जिनके घर में बेचारों गरीब है 1 GB मिलता है, उसमें व्हाट्सएप भी चलाना होता है, फेसबुक भी पिताजी भी उसमें चलाते, छोटा भैया गेम भी खेलता है, और फिर वीडियो भी देखनी है, तो वो कैसे देखेंगे, उनकी पहले ही छूट गई है। इस वजह से बड़ा क्लास नहीं बनाया। खैर कोई टेंशन नहीं, जल्दी ही, और कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात सुन लीजिए, ये जो टेस्ट है इसमें बड़ी बात नहीं है। जो 10 लोग टॉप 10 सिलेक्ट होंगे, जो टॉप 10 लोग सिलेक्ट होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, उन्हें यहाँ पे बैठ के पढ़ने को मिले। ठीक है, सोचो फ़ोन में इतना बढ़िया मज़ा आता होगा तुम्हें, तो यहाँ पे जब बैठोगे, पुरानों को पता है, नौ को बहुत जल्दी पता चल जाएगा मेरे बारे में जब वो यहाँ बैठेंगे कि कितना मज़ा आ सकता है। ठीक है, तो जो टॉप 10 लोग सिलेक्ट होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग यहाँ पे बैठ के हुए पढ़ते नज़र आएँ। बाकी कैमरा ऐसे ही लग जाया करेगा, बस आराम से हम पढ़ाएंगे, बाकी लोग वीडियो से देख के अपना पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वीडियो वैसे भी रिकॉर्ड होगी, कुछ दिनों बाद हम परमानेंट एक कैमरा यहाँ पे लगा लेंगे। उससे क्या होगा, जितने भी क्लास पढ़ाएंगे वो सब ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद वो सब चैनल पे पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों की फ्री मतलब मदद होती रहेगी, क्लास भी चलता रहेगा अपना। ठीक है भाई, तो थोड़ा मेहनत करिए। 4 तारीख को आपका टेस्ट है, 3 तारीख तक जितना हो जाएगा सब आएगा। ठीक है भाई, चलिए सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में नंबर 1 हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 1 हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य लक्षण में नंबर 1 हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य लक्षण में नंबर 1 हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहां पे कुछ लोग जो नए लोग हैं बेचारे फंस सकते हैं अगर उन्होंने सही से नहीं पढ़ा है तो। देखिए विन्यास कैसे बनेगा।
स्कैंडियम, 21 से जितने होते हैं सब डी वाले होते हैं, तो लिखा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर और जिंक। ये नंबर है स्टार्ट 21 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है भाई। अच्छा, टेस्ट की बात एक बार और भी समझ लीजिए, केवल 4 से 5 बच्चे ही एक बार में बुलाए जाएंगे, चाहे भले ही हमें सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बैठना पड़े। समझ गए आप? केवल 5 बच्चे या 6 बच्चे, और उन्हें भी बैठा लगा जाएगा, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ और एक वहाँ, इस तरीके से। ये पूरा क्लास जो है 6 पार्टीशन में, 1 2 3 4 5 पार्टीशन में, तो 5 लोगों को बुलाया गया, आराम से बैठाल दिया, एक यहाँ बैठाल दिया, 6 लोग को केवल बैठाला एक बार में। मान लो 60 लोग हैं तो 10 बार में लोग टेस्ट देंगे आगे। तो कोई भी किसी प्रकार की कोरोना की टेंशन नहीं, सैनिटाइज करिए, आपके जाने के बाद सीटों को सैनिटाइज किया जाएगा, आने के बाद किया जाएगा, और इस तरीके से बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। बहुत आराम से आप मास्क लगा के आएँ, बैग, झोला, कॉपी या कुछ भी लेके नहीं आना, कॉपी यहीं से मिलेगी, पेपर यहीं से मिलेगा, सिर्फ अपने पेन लेके आना। पेन भी हम दे देते हैं, लेकिन थोड़ा गरीब है, बजट कम है, तो पेन और पेपर, कॉपी पेपर यहीं मिल जाएगा। सिर्फ अपना करिया और गुरिया 2 पेन लेके आओ, बढ़िया बढ़िया लिखो, और फिर रिजल्ट का इंतजार करो कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर देना है कब? 4 तारीख को। केवल कितने लोग? 5-5, 6-6 करके लोग आएंगे। अगर कोई व्यक्ति चाहे, क्योंकि ग्रुप बनेंगे उसमें, कोई मान लिया कोई लोग एक एरिया से आते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करें, हमें पहले ही मैसेज करके बता दें कि भैया मेरा एक ग्रुप में कर दीजिएगा। जरा समझ लेना मेरी बात, हम क्या करें। पिछली बार क्या हुआ था, हमने कुछ ग्रुप बनाए थे, पिछली बार ये ऑनलाइन क्लास चले थे, तो मान लिया कोई व्यक्ति आता था गाँव से, जमुका से। अब कोई जमुका से अगर आता है, मान लिया 3 लड़के आते हैं वो, अब उनका एक का हो गया सुबह वाले ग्रुप में, एक का आ गया दोपहर वाले ग्रुप में, और एक का हो गया शाम वाले ग्रुप में, वो तो बर्बाद हो गए ना, पता लगा एक एक करके आ रहा। तो अगर किसी को लगता है कि उसके मोहल्ले से 2 लड़कियां एक संग में आती हैं या 2 लड़के एक संग में आते हैं, तो इस तरीके के अगर कोई लोग हैं तो वो हमें पहले ही मैसेज करके बता दें कि हम लोगों का एक ही ग्रुप में, मान लिया एक चिट पर लिख लिया, ये लोग हम लोग हैं, 5 से ज़्यादा का ग्रुप नहीं बनेगा, समझ लेना, 5-6 मैक्सिमम बस, कि ये अपने एक चिट पे लिखा भैया ये हम लोगों का एक ग्रुप कर दीजिएगा। तो आपका जो भी टाइम होगा उस समय वो ग्रुप रख दिया जाएगा, आराम से आना, अपना पेपर दे देना। ठीक है, तो इस तरीके से पहले ही हमें ये वीडियो आपके पास इसलिए 2 तारीख को ही पहुंच रही है। तो आप अभी टेस्ट कब है? 4 तारीख को। अभी कल वाला जो क्लास आएगा उसमें कुछ हम और जानकारी देंगे। तो कल वाले क्लास तक आप हमें अपनी एक चिट बनाई, मान लिया तुम लोग, मान लिया 2 सहेला हैं, सहेला मतलब 2 लड़के हैं, साथ साथ आते हैं, तो अपने दोनों लोग चिट बनाई और हमें भेज दिया, भैया हम लोग का एक में कर दीजिएगा, या 2 सहेलियाँ हैं, भैया हमारा एक में कर देना, बाकी कोई टेंशन नहीं। समझ गए? तो इस तरीके से पहले ही बता दोगे तो हमें भी कोई टेंशन नहीं। माइंड टाइम पे तुम कह रहे हैं हम तो सुबह नहीं आ पाएंगे, हम तो शाम को नहीं आ पाएंगे, तो मेरा भैया टेस्ट हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। समझ गए? थोड़ी सी मेहनत करिए, और सारे टेस्ट मेरे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से होते हैं। जिस भी व्यक्ति के नंबर अच्छे आएंगे उसे एक व्यक्ति को बुला के प्राइज़ दे दिया जाएगा, फ़ोटो खिंचवा के डाल दिया जाएगा, सब लोग देख लेंगे मेरे स्टेटस से या फेसबुक से या यूट्यूब से, कहीं से भी, कि जो है किस व्यक्ति को प्राइज़ दिया गया है। पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और बाकी जिन लोगों की फ़ीस, जो लोग 2 महीने की हो गई है, मतलब पिछले महीने ही नहीं दी, कुछ बहुत कम लोग हैं ऐसे, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने दे दी थी, तो जो भी लोग हैं वो लोग अपनी फ़ीस क्लियर करें। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 2 महीने की, मतलब एक पिछले महीने में नहीं दी, इस महीने की, तो वो अपनी 2 महीने की जमा करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले महीने दे दी, तो वो अगले महीने 5 तारीख को महीना हो जाएगा। 4 को टेस्ट है, 5 को टेस्ट, बात वही है, 4 तारीख को अपनी फ़ीस भी लेके आएँ। याद रखना, फ़ीस लेके आनी है, क्योंकि कोरोना में कंडीशनें बहुत ख़राब हैं। ऊपर से आपके ही बैठने के लिए उधर कोचिंग के लिए ख़रीदा गया इंतजाम बनेगा, ताजमहल वो, उसमें भी पैसा लगे, हमें क्या, हम तो गरीब आदमी, हम तो यहीं लेटेंगे। तुम चौड़े होकर बैठोगे वहाँ बेहतरीन तरीके इलेक्ट्रिक बोर्ड पर पढ़ोगे बैठ के, तुम पढ़ोगे या तुम्हारे भाई बहन पढ़ेंगे, जो लोग BSc करेंगे वो पढ़ेंगे, अगली साल तक रेडी हो जाएगा। अगर कोरोना ख़त्म हो गया तो सीरीज बात है, अपनी फ़ीस भी 4 तारीख तक क्लियर करिए। और खर्चे बहुत हैं, अभी कल ही वाईफाई का रिचार्ज करा है, ठीक है, 1200 रुपये का, तो बहुत सारे खर्चे हैं। 2-3 लोग ऐसे हैं जो बाहर से देखते हैं, जैसे 1-2 लोग यहाँ पर मुरादाबाद से देख रहे हैं, जो बच्चे हैं मुरादाबाद से कौन देख रहा है। कुछ लोग उन्होंने कहा भैया जब तक हम ऑनलाइन चल रहा पढ़ लेंगे, तो हमने कोई दिक्कत नहीं। 1-2 लोग गोला से देख रहे हैं और भी इधर उधर से लोग देख रहे हैं। तो वो जो लोग हैं उन्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, उन्हें टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि कैसे आओगे मुरादाबाद से, थोड़ा ट्रेन लटक के आ रहा है बोले चलो टेस्ट देने चलना, ऐसा नहीं है। आप लोग उस दिन भैया क्लास नहीं आएगा जिस दिन टेस्ट होगा, मेहनत करेंगे, बन गया तो ठीक, बनना क्लास नहीं है, क्योंकि दिन भर तो यहाँ गधा बने रहेंगे, लोग आते रहेंगे जाते, तो कैसे होगा अगला। तो क्लास नहीं आएगा, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, फ़ोटो भेज देंगे उस पेपर का, जो पेपर छपेगा। आप लोग क्या करें, जिम्मेदारी से, भैया आप इतनी दूर से देख रहे हो मुरादाबाद, अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, एक लोग गोला से देख रहे हैं, जो लोग अपना टाइम ख़राब
टाइम खराब कब कहा जाएगा? अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, देखा नहीं। जब मेहनत से देख रहे हो, डेली वीडियोस भी देख रहे हो, सब कर रहे हो, तो फिर क्या करना है, पेपर हम आपको भेज देंगे, आप उस पेपर को हल करके देखिएगा कि इसमें आपको कितना आता है। समझ गए? आराम से उस पेपर को हल करके देखना, अपने आप हल कर लेना और थोड़ा ईमानदारी से हल कर लेना। तो हमें लिख के कॉपी भी भेज देना, हम बता देंगे भाई इसमें तुम्हारे कितने नंबर आए हैं। तो इस तरीके से आपका भी टेस्ट हो जाएगा। ठीक, बस नकल ना करिएगा, देख के छाप भी भेज दोगे तो फिर हम भी सोचेंगे यार तो चलो पूरे आ गए, लेकिन अपने आप को धोखा दोगे, हमें नहीं। तो इस तरीके से मान लिया अपनी बढ़िया सी कॉपी ली, ठीक, यहाँ से तो कॉपी मिलती है, लेकिन अब तुम्हारे पास कैसे घर पे अपनी कॉपी ली कोई भी और हमें भेज दिया। उसके बाद हमने आपको बता दिया कि भैया आपके इतने नंबर हैं, आपको यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आपको मेहनत, वरना फ़ोन में भी चेक हो जाती है, ऐसे करके जहाँ गलत है वहाँ निशान बना दिया, फ़ोन में ही चेक कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है भाई? तो इस तरीके से जो लोग बाहर से पढ़ रहे हैं, शाहजहाँपुर के बाहर से, गाँव से या कहीं से भी जो आ सकते हैं वो आएँ, जो नहीं आ सकते मान लिया आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, किसी दूसरे ज़िले से पढ़ रहे हैं, उनके लिए की बात है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़िए, टेस्ट हम आपका ले लेंगे। अब जरा विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सबको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो हमने पढ़ दिया है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एक का विन्यास बनाएंगे, 9 फ्री में आएंगे। जरा देखो कैसे बनता है विन्यास, अगर याद हो पिछली साल तो ठीक है, ना याद हो तो याद कर लेना। बोलो, गाना याद कराया था, बोलो। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10, गाना याद कराया था। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 हो 1s2 2s2 2p6 3s2। पुरानी यादों को ताज़ा कर लीजिए, क्योंकि अब इसका अंधाधुंध इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि डी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक भी आने वाला है, एफ ब्लॉक के बाद अक्रिय गैसें भी आने वाली, इन सब में इस्तेमाल होएगा। तो तालियों के साथ बोलिए, हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। हमने आपको याद कराया था आफबाऊ का नियम। किसी को नहीं आता है कोई टेंशन की बात नहीं, नीचे विन्यास बनाने जा रहा है, सब लोग देखें। 21 नंबर है, जरा देखो सब लोग, पहले ऐसे बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2, ऐसे बनाते थे भैया, याद करो जब एक डी का बनाते थे। गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि भैया आवर्त सारणी में एस और पी के बीच में डी आना चाहिए। तो देखो एस और पी के बीच में डी आ गया। ठीक, अब देखो 22 का बनाओगे तो क्या करोगे? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बस एक की जगह 2 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2, यहाँ 2 हो जाएगा। गिन लेना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 2 22। 23 का बनाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। 24 बनाएंगे तो इस तरीके से, जरा देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3 4s2, देख लीजिए कितनी मस्त तरीके से बन रहा। लेकिन 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 क्रोमियम और कॉपर, आपको याद होगा पिछली साल बताया था, ये अफबाऊ के नियम के अपवाद होते थे, बताया था। और इनके बाहरी कोश में 2 नहीं बल्कि कितने 1 होता, अभी ऊपर लिखवाया 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Cr और Cu 24 और 29 नंबर में 1 बाहर होगा, बाकी सब में अंधाधुंध 2। अब इसका बनाएंगे, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s1। ये देखो इसमें 2 नहीं भरे बाहर, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, लेकिन इसमें 2 नहीं भरे। इसमें कितना भरा? 1। क्यों भरा 1? क्योंकि क्रोमियम और कॉपर अफबाऊ के नियम के अपवाद होते हैं। हमने यहाँ तक ये भी बता दिया था, कद्दू में गया अपवाद कुछ नहीं होता, हमने बताया था यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता, 5 आधे भरे पूरे, बहुत कुछ समझाया था यहाँ। लेकिन उतना समझना नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर नहीं है, यहाँ इंटर है। किसी को लगता हो नए बच्चों को कि वो समझना चाहता है तो हमें अलग से जब दिन टेस्ट हो उस दिन भी पूछ सकते हो। हाँ, एक बात और भी बता दे रहा हूँ, 4 तारीख को टेस्ट है आपका। मान लिया तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आई है, तुम दोबारा समझना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं है। आपने क्या किया, उस एक चिट बना लेना, बाइक तो नहीं ला सकते, चिट पे अपना टॉपिक लिख लिए, और जब हम यहाँ तुम्हें बैठे हुए मिलेंगे, अपना टेस्ट दे दिया, उसके बाद बाकी लोग देते रहेंगे, कोई भीड़ थोड़ी ना होगी। एक आप रुक गए, हमें भैया ये वाली चीज़ समझनी, हमने आपको फटाफट से यहाँ कॉपी पड़ी हुई, कुछ रफ अप नहीं लाना, यही कॉपी पड़ी एग्जाम वाली, उस पर बता दिया, लो भैया ले जाओ, समझ गए। तो टेंशन कुछ नहीं है, रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, डरिए मत, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, तो जरा देखिए Mn का बनाइए, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 3d10। इसमें फिर 2 आएंगे बाहर, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। देख लो भैया, इसमें भी आएंगे 5 क्योंकि बाहर 1 है। गिन लिया करो यार, सबका वैसे ही बन रहा है, जैसा पहला बना है वैसे ही सबका बन रहा है। बस सबके बाहर 2 2 2 2 2 करते चले जाओ। केवल CR वाले के 1 कर दिया तो यहाँ पे 1 बढ़ गया, बाकी कुछ नहीं। बढ़ाइए, 26 का बनाइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d अब की क्या हो जाएगा 6, यहाँ 4s2 रहेगा। देखो कितनी आराम से। 27 का बनाओ, 27 का बनाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d अब की क्या हो जाएगा 7 4s2। 28 का बनाओ, फिर वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 4s2। ये देखो बन गया। 29 का बनाओ, 29 का इधर बनाते हैं, तुम लोग वही बनाना। 29 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s1। अब की बन क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया 24 और 29 के बाहर 1 होगा, बाकी सबके 2 होंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 10 29। ठीक है, और फिर 30 का बनाओ आखिरी में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2, इसमें भी आएंगे 10। गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। ठीक है, सारे बन गए हैं, फटाफट से बनाइए। तब तक हम थोड़ा पानी पीते हैं, जल्दी से उतारिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। बनाइए। बन गया भाई, जल्दी चले जाओ यार। तुम तो कर रहे थे 3 चैप्टर करवाएंगे, यहाँ 1 भी नहीं हो पा रहा लग रहा। समझाने में यार बहुत टाइम चला जाता है। पहुंच गए भैया, पहुंचो, पहुंच गए। तो जरा देखो, सब में एक चीज देखने वाली है। टोटल आपको हमने बताया डी में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 10, लेकिन इसमें कितना 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 5 6 इस तरीके से। तो इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो पूरा नहीं भरा हुआ, केवल एक जगह पे भरा हुआ है, बाकी डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, यानी आधा भरा होता है। तो लिखिए नई लाइन से नीचे, इसके विन्यास बनाने के बाद ना बन पाया हो वीडियो थोड़ी पीछे कर लेना या रोक के बना लेना, फिर लिखना। ठीक है, लिखिए लिखिए इनमें अतः करके, अतः इनमें डी ऑर्बिटल, अतः इनमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। अतः इनमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। अतः इनमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। अतः इनमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक है भाई। नंबर 2 सीधी सी बात है, पिछली साल बहुत लिखाए थे, आपको कहते याद करा दिया, बैठे बैठे याद कर। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु याद है सब। अगर कोई नया बच्चा है उसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी ना दिक्कत हो, मतलब फिर भी अगर आपको लगे कि आप बाहु का नियम हमें आता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में कोचिंग नहीं पढ़ी होगी और वो यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, उन्हें लगता है जी क्या 1s2 2s2 है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अभी आपका टेस्ट होगा 4 तारीख को, 4 तारीख को हमें बता देना कि हमें अफवाह का नियम नहीं आता है। ठीक है, और फिर आराम से पन्ने पर हम आपको समझा देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, क्योंकि फर्स्ट ईयर का टॉपिक अब हम यहाँ दोबारा अफवाह से नियम पढ़ाएंगे तो फिर वो तुम्हारे लिए भी बेकार है, टाइम खराब करोगे, लोगों का भी अपना भी। ठीक है, तो नंबर 2 हेडिंग डालिए संयोजकता। संयोजकता पूरा एक टॉपिक जो अपना मेन चैनल है न्यू ट्रू टेम्पल ऑफ एजुकेशन, उस पर 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है संयोजकता। अगर किसी को नहीं आती वो जाके पढ़ सकता है संयोजकता, पूरे पौने 2 घंटे की वीडियो है, पूरी संयोजकता उसमें पढ़ाई है। ठीक है, कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है। संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता मतलब होता है संयोग करने की क्षमता। क्या मतलब, किसी ने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दिया या किसी ने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तब उसे कहते हैं संयोजकता। तो ये लोग क्या करते हैं, जितने फालतू होते उतने देता आदमी। जे 1 दे सकते हैं, जे 2 दे सकते हैं, जितने को 3 दे सकते हैं, कोई 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 3, मतलब बदल बदल के दे रहा है। तो इनकी संयोजकता परिवर्ती होती है। कैसी होती है, परिवर्ती। ठीक है भाई, लिखिए लिखिए ये सभी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं।
ये सभी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये सभी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे जो उल्टी तरफ लिखी, जैसे FeCl2, देखो यहां 2 लिखा हो तो Fe की संयोजकता 2 है, और लिख दें हम FeCl3 तो देखो उल्टी तरफ 3 लिखा तो Fe की संयोजकता 3 है, मतलब Fe नहीं ने 3 दिए हैं, यहां पे Fe ने 2 दिए हैं। तो लिखिए जैसे FeCl2 में, जैसे FeCl2 में Fe की संयोजकता 2, जैसे FeCl2 में Fe की संयोजकता 2, और FeCl3 में 3 होती है। FeCl2 में देखो 2 लिखा हुआ तो संयोजकता 2, तथा FeCl3 में 3 होती है, तथा FeCl3 में 3 होती है। FeCl3 में 3 होती है। नंबर 3 हेडिंग डालिए गलनांक तथा क्वथनांक, यानी गलते कैसे हैं और उबलते कैसे हैं। गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलेंगे कब और उबलेंगे कब। गलनांक तथा क्वथनांक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मान लिया सोना है, ठीक है, डी ब्लॉक में आता है, चांदी है डी ब्लॉक में ही आता है, ठीक है। तो तुमने देखा बहुत मुश्किल से पिघलते हैं, ऐसा नहीं पिघलते कि पता थोड़ी गर्मी बड़ी 40 डिग्री टेम्परेचर हुआ, कुंडल या झुमके जो है पिघल के यहाँ आ गए, ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर इनका ज़्यादा होता है तब जाके गलते हैं। तो लिखिए ये सभी बहुत कठोर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक में लिखिए ये सभी, 3 तारीख तक जितना हो जाएगा सब आएगा। तो ये सभी बहुत अधिक कठोर होते हैं। 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 कठोर हो गए, देखिए इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होते हैं। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होते हैं। चले लो फटाफट, कम से कम ये चैप्टर तो लपेट ही जाए। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होते हैं। नंबर 4 हेडिंग डालिए क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता तो क्रिया नहीं करते हैं। तुमने देखा होगा भैया पायल लेके चले आए, क्रिया करते हैं बहुत कम करते हैं। जैसे पायल ले आए, क्या होगा बताओ, कहाँ क्रिया करता है? अगर पायल क्रिया करता है, हवा से क्रिया करेगी तो तुम्हारी पायल ही गायब हो जाएगी। हवा से क्रिया हो गई, चू गई, पता चला पायल, ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब सोना चांदी कहाँ क्रिया करते हैं, यानी बहुत कम करते हैं। तो लिखिए क्रियाशीलता, लिखिए ये सभी बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ये सभी बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ये सभी बहुत कम क्रियाशील होते हैं। लेकिन क्योंकि इनके आयनन विभव, ये भी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाने को कहते हैं आयनन विभव। ग्रहण करने को बंधुता कहते थे, इलेक्ट्रॉन त्याग देने को आयनन विभव कहते थे, याद आया? लेकिन क्योंकि इनके आयनन विभव बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके आयनन विभव बहुत अधिक होते हैं। अगला नंबर 5 उत्प्रेरकीय गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उत्प्रेरकीय गुण ये इंपॉर्टेंट कैसे है बताते हैं। फिलहाल तो इंटर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता है निम्न में सबसे अधिक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो आपको लगाना है डी ब्लॉक। क्यों लगाना? क्योंकि इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए प्रदर्शित करते हैं। ये तो समझ में आया। लेकिन
पुलिस का पेपर होता है, सिपाही लेवल का, बीएड का पेपर होता है, इस तरीके में भी जहाँ पे साइंस अगर आती है, साइंस सब जगह आती है यार, साइंस कहाँ आती है, जैसे सामान्य ज्ञान होती है, सामान्य ज्ञान में भी एक पोर्शन होता है जिसे सामान्य विज्ञान कहते हैं, समझ गए, तो उसमें साइंस आती है। अब जब साइंस आती है तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे अधिक उत्प्रेरकीय गुण कौन प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको उत्प्रेरक चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, जिन लोगों ने स्पेशल वाइज में जो लोग थे उन्हें पढ़ाया गया था, जो लोग नहीं थे उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन उन्हें हम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। उत्प्रेरक क्या होता है, जो खुद भाग नहीं लेता लेकिन क्रिया करा देता है। उत्प्रेरक का मतलब प्रेरणा देने वाला, जो रिएक्शन को करा देते हैं वो उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। जो नए एडमिशन है उन्हें नहीं पता होगा, करा देंगे अभी हम चैप्टर, टेंशन मत लीजिए। तो उत्प्रेरकीय गुण का मतलब जो लोग क्रिया को करा देते हैं, इतना समझिए अभी आप, ठीक है। तो लिखिए या फिर डेमो क्लास आया था, डेमो क्लास में थोड़ा उत्प्रेरक के बारे में बताया था, तो वहां पे आपने सुना होगा। खैर, उत्प्रेरकीय गुण इसमें लिखिए ये और इनके यौगिक, ये और इनके यौगिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, बल्कि पूरा एक ही में लिखना, ये और इनके यौगिक, ये का मतलब यहां पे संक्रमण तत्व से है, ठीक है। ये और इनके यौगिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण, ये और इनके यौगिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण, ये और इनके यौगिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण, ये और इनके यौगिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण क्या करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। अगली हेडिंग डालिए यौगिकों की प्रकृति। यौगिकों नंबर 6, फटाफट चैप्टर खत्म हो रहा है अभी। यौगिकों की प्रकृति, तो ये भी आपने संयोजकता में ही पढ़ा होगा, ठीक है। यौगिक कैसे होते हैं, विद्युत संयोजक, उप सह संयोजक, सह संयोजक, सब कुछ संयोजकता में पढ़ाया है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो 11वें में कोचिंग पढ़ता ही नहीं था, उसे लगता है कि वो संयोजकता उसने सुनी ही नहीं है, तो न्यू ट्रू टेम्पल ऑफ एजुकेशन जो मेन चैनल है उस पर संयोजकता की एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है। ना मिले हमें बताना, हम शेयर कर देंगे लिंक, उसका आराम से देखना, लगभग 2 घंटे की वीडियो, पूरी संयोजकता समझ आ जाएगी, कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे फार्मूले बनते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल हेडिंग डालिए यौगिकों की प्रकृति। इसमें लिखिए ये विद्युत संयोजक यानी विद्युत वाले, ये सब उसमें पढ़ाया है। विद्युत संयोजक कॉमा सह संयोजक, ये सब फर्स्ट ईयर के टॉपिक हैं, अगर नहीं आते हैं तो हमें बताना। ये विद्युत संयोजक कॉमा सह संयोजक तथा उप सह संयोजक यौगिक, जिनमें लेन देन होता है, मतलब दान दिया जाता है, वो विद्युत होता है। जिनमें साझेदारी होती है वो सह संयोजक होता है। जिनमें कोई उधार दिया जाता है वो उप सह संयोजक होता है। याद आया, सब पढ़ाया, ठीक है। फिलहाल ये विद्युत संयोजक कॉमा सह संयोजक और उप सह संयोजक तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। आपको पॉइंट हम लिखा रहे हैं अच्छे खासे, लेकिन पेपर में अगर व्याख्या करने को आए तो 5 लिख देना, काम हो जाएगा। 5 नंबर में लाऊंगा था, उससे ऊपर नहीं आता। बनाते हैं। अगला नंबर अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय क्या होता है, जिनमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने देखा डी में कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, मतलब पूरा डी में 10 नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। लिखिए प्रतिचुंबकीय का मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरा हुआ हो, अनुचुंबकीय का मतलब डब्बे खाली हो, ठीक। तो डी में पूरे नहीं है 10, इसलिए ये अनुचुंबकीय है। लिखिए इन तत्वों में डी ऑर्बिटल, इन तत्वों में डी ऑर्बिटल, इन तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। इन तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। इन तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। इन तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। इन तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, इसलिए ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं।
इसलिए ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 8, रंगीन आयन, मतलब जिनके इनके जो आयन होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, तो रंग दिखाते हैं ये रंगीन आयन। नंबर 8। और होता क्यों, सब डी ऑर्बिटल खाली है इसलिए ये सब हो रहा रंगीन आयन। देखिए डी ऑर्बिटलों के, फटाफट लिखे रहा हूं, डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण जितनी भी समस्याएं हो, कोई शब्द तक की समस्या हो, सब एक चिट पे लिख ली और ले आए टेस्ट भी दे दिया, पूछ भी लिया, समस्याएं भी खत्म और आप भी खुश। ठीक है, क्या लिखा, डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण, ऑर्बिटल मतलब उपकोष, जो अभी हम बता रहे थे, तो उसी ऑर्बिटल अगर ना समझा तो उपकोष लिख सकते हैं। डी उपकोष के आंशिक रूप, बात एक ही है। डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये रंगीन आयन बनाते हैं। लिखिए जैसे Cu डबल पॉजिटिव, कॉपर के आयन है, ये नीले रंग के होता कॉपर, जैसे Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग के होते हैं, जैसे Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग के होते हैं, जैसे Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग के होते हैं। आखिरी नंबर, चैप्टर खत्म, हेडिंग डालिए धात्विक लक्षण, यानी धातुएं भी होती इनमें कुछ, जैसे ये सब धातु ही तो हैं, सोना चांदी वगैरह। धात्विक लक्षण, देखिए सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं, जो धनायन बनाते हैं वो धातु, मतलब जिनके ऊपर प्लस होता है वो धातु, सीधी बात। देखिए सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं, सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश, क्योंकि इनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, क्योंकि इनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, क्योंकि इनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करते हैं, ये धन आयन बना लेते हैं, ये धन आयन बना लेते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए, लिखिए धातुओं में सबसे अधिक गलनांक, धातुओं में सबसे अधिक गलनांक, ये पता होना चाहिए, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। हम हमेशा कहते हैं मेरे नोट्स पढ़ के जाइए, अलग से पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। धातुओं में सबसे अधिक गलनांक, यानी सबसे ज्यादा इसी पे, बल्ब में लगा होता है टंगस्टन देखा होगा, इसलिए नहीं गलता कि वो वाला बल्ब जो 10 रुपए का आता, पता नहीं कितने का आता, पहले 10 का आता था, तो उसमें कितना भी बहुत गर्मी हो जाती, पकड़ लो गर्म हो जाता, लेकिन वो जलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें टंगस्टन लगा होता, तो ये गलनांक होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए धातुओं में सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। धातुओं में सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन तथा सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है, यह भी पूछा जाता है विकल्प में, यहां नहीं पूछा जाएगा यूपी बोर्ड में। तथा सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है, तथा सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। ठीक है भाई, ये डी ब्लॉक वाला चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया, बजाओ तालियां।